हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। लास्ट लेक्चर में हम लोग नाइट्रोजन के असामान्य व्यवहार तक पढ़े थे। ठीक है, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि नाइट्रोजन को किस तरह से प्रयोगशाला में बनाया जाता है, फिर उसके भौतिक गुण क्या होते हैं, रासायनिक गुण क्या होते हैं, इनके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। फिर उनके उपयोग को भी समझेंगे। अब देखेंगे, उसको पढ़ने से पहले हम लोग दो महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। जब हम लोग कल वर्ग 15 के तत्वों के हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया को पढ़ रहे थे, तो हमने देखा था कि वर्ग 15 के तत्व हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके हाइड्राइड बना रहे थे। ठीक है, तो वहाँ हमने स्टार्टिंग के दो हाइड्राइडों के बारे में, यानी कि एक NH3 था जो कि नाइट्रोजन का हाइड्राइड था जिसको हम अमोनिया कह रहे थे, और एक PH3 था। हमने कहा था, याद रखेंगे, इसको फॉस्फीन बोला जाता है। ठीक है, तो इन दोनों हाइड्राइडों पर आधारित कुछ प्रश्न पेपर में पूछ लिए जाते हैं, तो पहले हम उनको डिस्कस कर लेते। सभी प्रश्नों को हम लोग साथ साथ करते चले तो अच्छा है। ठीक है, तो देखेंगे। सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर हमने लिखा हुआ है, कह रहा है अमोनिया, सूत्र आपको पता है NH3 होता है, का क्वथनांक फॉस्फीन, सूत्र इसका PH3 से अधिक होता है क्यों। ठीक है, क्या पूछ रहा कि अमोनिया का क्वथनांक फॉस्फीन से अधिक होता है क्यों। ठीक है, तो देखेंगे, सिंपल सा आपको जवाब देना है। समझा रहे हैं वैसे पहले समझ ले। आप देख रहे हैं ऐसे अमोनिया के दो अणुओं को जब हम आपस में करीब ला रहे हैं, एक दूसरे के करीब, ठीक है, तो हम देख रहे हैं क्या कि एक अमोनिया के पास दिख रहा है सेंट्रल एटम, यहाँ नाइट्रोजन है, और अमोनिया के पास हाइड्रोजन भी है। और हमने कहा था कि हाइड्रोजन के साथ अगर फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ठीक है, इन तीनों में से कोई हो तो कौन सा बंधन बनता है, आप देखे होंगे H बंधन का निर्माण हो जाता है, ये आपको पता है। ठीक है, तो अब देख रहे हैं कि जब हम अमोनिया के दो अणुओं को एक दूसरे के करीब लाएंगे तो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के उपस्थित होने के चलते दोनों अणुओं के बीच, ठीक है, क्या बन जाएगा, H बंधन। और एक ही प्रकार के अणुओं के बीच जब H बंधन बनता है तो उसको हम लोग अंतराणविक H बंधन के नाम से जानते हैं, ये भी आपको पता है। ठीक है, तो देखेंगे, प्रश्न अपना है कि NH3 का क्वथनांक PH3 से अधिक होता है क्यों। ठीक है, तो सिंपल सा आप जवाब देंगे, हमें पता है कि PH3 में H बंधन नहीं बन पाएगा क्योंकि वहाँ हाइड्रोजन के साथ फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में से कुछ नहीं है। ठीक है, तो सिंपल सा आप जवाब देंगे कि PH3 में H बंधन नहीं पाया जाता है, जबकि NH3 में अंतराणविक H बंधन पाए जाने के कारण इसके बहुत से अणु आपस में एक दूसरे के जुड़े रहते हैं, चाहे एक दूसरे के करीब होते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे, PH3 में H बंधन नहीं पाया जाता, यानी कि फॉस्फीन में H बंधन नहीं पाया जाता है, जबकि NH3 में अंतराणविक H बंधन पाए जाने के कारण इसके बहुत से अणु अधिक संख्या में एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ठीक है, तो जब इसके बहुत से अणु जब एक दूसरे से जुड़े हुए रहेंगे तो जाहिर सी बात है कि NH3 का क्वथनांक PH3 से अधिक होगा। ठीक है, तो एकदम सिंपल सा जवाब है कि PH3 में H बंधन नहीं पाया जाता, जबकि NH3 में अंतराणविक H बंधन पाए जाने के कारण इसके बहुत से अणु एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। ठीक है, इसी कारण से NH3 का क्वथनांक PH3 से अधिक होता है। इससे ज़्यादा आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, उम्मीद है आपको याद भी हो गया होगा यहीं पर। अब देखेंगे अगला प्रश्न, कह रहा अमोनिया जल में घुलनशील है परंतु फॉस्फीन नहीं क्यों। ठीक है, क्या पूछ रहा, अमोनिया जल में घुलनशील है परंतु फॉस्फीन नहीं क्यों। तो यहाँ भी अगर आप बोर्ड पर देखें तो ये हो गया अमोनिया का अणु, इधर हो गया जल का अणु, ये हो गया अमोनिया का अणु, ये हो गया जल का अणु। ठीक है, तो आप देख रहे हैं क्या, अमोनिया में N दिख रहा, इधर H2O में H दिख रहा। ठीक है, ऑक्सीजन भी है। ठीक है, इधर भी आप देखेंगे अमोनिया का H, जल का O। ठीक है, फिर आगे जाएंगे तो अमोनिया का H, जल का O। ठीक है, और जल का H और अमोनिया का N। ठीक है, तो ये जब आपस में जब ये करीब आएंगे अमोनिया और जल के अणु, तो अमोनिया क्या करेगा, जल के साथ H बंधन का निर्माण कर लेता है, आसानी से जल के साथ H बंधन बना लेता है, इसलिए आसानी से जल में घुल जाता है। जबकि PH3 क्या करता है, जल के साथ H बंधन नहीं बना पाता। ठीक है, इसलिए वो क्या होता है, जल में अघुलनशील होता है। तो सिंपल सा जवाब इस प्रश्न के लिए भी आपको क्या देना है, अमोनिया जल में घुलनशील है परंतु फॉस्फीन नहीं क्यों। तो आपका क्या जवाब होना चाहिए कि अमोनिया जल के साथ H बंधन का निर्माण कर लेता है,
इसलिए यह जल में घुलनशील होता है, जबकि फॉस्फीन जल के साथ H बंधन नहीं बनाता है, इसलिए यह जल में अघुलनशील होता है। इससे ज़्यादा आपको कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और आप चाहें तो ऐसे दिखा भी सकते हैं, तो एग्जामिनर को और ज़्यादा अच्छा पसंद आएगा, इसे इम्प्रेसिव होगा थोड़ा अगर आप ऐसे दिखा देते हैं। तो पहले वाले प्रश्न में ऐसे, फिर इसमें ऐसे, नहीं भी दिखाते तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको कैसे भी करके बढ़िया मार्क्स लाना है, ठीक है। तो आप इन चीज़ों को भी प्रदर्शित कर सकते हैं, ठीक है। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और नाइट्रोजन के बारे में पढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग नाइट्रोजन के बारे में पढ़ते हैं। देखेंगे नाइट्रोजन सूत्र इसका क्या होता है, N2, ठीक है। आप चाहे तो डाई नाइट्रोजन भी लिख सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे बुक में आप देखेंगे तो डाई नाइट्रोजन भी लिखा हुआ मिलेगा। सिर्फ नाइट्रोजन लिखिए तो भी सही है, डाई नाइट्रोजन लिखिएगा तो भी सही है। इस बात को आप याद रखेंगे, ठीक है। देखेंगे नाइट्रोजन बनाने की विधि, नाइट्रोजन की उपस्थिति के बारे में तो हमने आपको बता दिया था पहले ही दिन, ठीक है। अब हम लोग सीखते हैं नाइट्रोजन बनाने की विधि, ठीक है। तो देखेंगे नाइट्रोजन बनाने की ये जो पहली विधि यहाँ पर हमने लिखा हुआ, अगर आपसे कोई कह रहा है कि नाइट्रोजन बनाने की प्रयोगशाला विधि के बारे में लिखें, ठीक है, तो पहली विधि जो हम यहाँ पर लिख रहे हैं, आप यही विधि लिखेंगे नाइट्रोजन बनाने की प्रयोगशाला विधि में, ठीक है। बहुत ही अच्छी विधि है, काफी आसानी से यहाँ से नाइट्रोजन प्राप्त होता है। तो ये प्रयोगशाला विधि के लिए आप इसको याद रखेंगे, ठीक है। देखेंगे यहां पर देख रहे हैं NH4Cl है, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, NH4 अमोनियम धनमूलक के जगह पर है और Cl को क्लोराइड पढ़ते हैं। तो अमोनियम क्लोराइड है, यहां देखेंगे ये सोडियम, ये नाइट्राइट, ठीक है। सूत्र बनाना अगर आप सीख गए हैं तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। देखेंगे प्रयोगशाला में कैसे पढ़ेंगे, प्रयोगशाला में नाइट्रोजन गैस बनाने के लिए, ठीक है। प्रयोगशाला में नाइट्रोजन गैस बनाने के लिए अमोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया सोडियम नाइट्राइट के साथ कराई जाती है। जब अमोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया सोडियम नाइट्राइट के साथ कराई जाएगी तो देखेंगे क्या होता है। ये जो दिख रहा टर्म, ये एक साथ आ जाते हैं, यहाँ का Cl आ जाता Na के पास, ठीक है। और यहाँ का जो NO2 है पहले कहाँ चला जाता, NH4 के पास। तो यहाँ देखेंगे पहले से वहाँ पर NH4 है और इधर से कौन जा रहा, Cl को हटा के कौन उसका जगह ले रहा, NO2। थोड़ा करीब लिखे। तो अब क्या बन गया देखेंगे, पहले था अमोनियम क्लोराइड, लेकिन रिएक्शन के बाद बन गया अमोनियम नाइट्राइट। और प्लस में आप देखेंगे जरा, इधर पहले से Na है और उधर से कौन आ जा रहा है इसके पास, Cl, ठीक है। तो जब अमोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया प्रयोगशाला में किसके साथ, सोडियम नाइट्राइट के साथ कराई गई तो क्या मिला, अमोनियम नाइट्राइट, और यहां से अलग हो गया क्या, NaCl, ठीक है। अब देखेंगे, अब जो ये अमोनियम नाइट्राइट प्राप्त हो रहा NH4NO2, ठीक है। तो जब इसको हीट किया जाता, जब इसको हम गर्म करेंगे तब हमें क्या प्राप्त हो जाता, नाइट्रोजन, ठीक है। तो प्रयोगशाला में नाइट्रोजन बनाने के लिए, या नाइट्रोजन गैस लिखिए, नाइट्रोजन गैस बनाने के लिए अमोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया सोडियम नाइट्राइट के साथ कराई जाती है। तो अमोनियम नाइट्राइट प्राप्त होता है और अमोनियम नाइट्राइट को गर्म करने पर नाइट्रोजन प्राप्त होता है। इससे ज्यादा कुछ नहीं लिखना है। अब नाइट्रोजन कैसे प्राप्त होगा, तो जब हम इसको गर्म करेंगे तो दिख रहा है 1 और 2, दो नाइट्रोजन के परमाणु यहाँ पर दिख रहे हैं, दोनों एक दूसरे के साथ आ जाएंगे किस रूप में, N2 के रूप में। तो यहाँ क्या बन गया, नाइट्रोजन। अब बच क्या गया, तो 4 ठो H और 2 ठो ऑक्सीजन। तो जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक दूसरे के पास आएंगे तो आपको पता है क्या बनता है, H2O। अब देखेंगे हाइड्रोजन की संख्या 4 है और ऑक्सीजन की संख्या 2 है, तो बैलेंस करने के लिए इसके आगे हम 2 लगा देंगे, तो 2 दूना 4 और ये ऑक्सीजन हो गया, ठीक है। तो यहाँ से निकल अलग हो गया जल। जब अमोनियम नाइट्राइट को गर्म किया गया तो नाइट्रोजन गैस बन गया और इधर H2O अलग हो गया यहाँ से, ठीक है। तो आसानी से प्रयोगशाला में नाइट्रोजन को बनाया जाता। तो उम्मीद है आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा
कि अमोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया सोडियम नाइट्राइट के साथ कराएंगे, तो सोडियम नाइट्राइट के साथ जब कराएंगे तो क्या होगा, अमोनियम नाइट्राइट प्लस NaCl मिलेगा। तो अमोनियम नाइट्राइट जो यहाँ मिल रहा है इसको जब हम गर्म करेंगे तो गर्म करने पर ये और ये दोनों नाइट्रोजन परमाणु N2 के रूप में आ जाएंगे और यहाँ से H2O अलग हो जाता। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके H2O बना लेते। इस तरह से आसानी से नाइट्रोजन गैस प्राप्त हो जाता है। क्लियर है? आगे देखेंगे दूसरा कौन सा है, यहां देखेंगे NH4 का होल ट्वाइस Cr2O7, ये देखेंगे अमोनियम, ये डाइक्रोमेट। ठीक है, तो जब अमोनियम डाइक्रोमेट को क्या किया जाता, गर्म किया जाता है। ठीक है, तो अमोनियम डाइक्रोमेट को गर्म करने पर क्या बनता है, नाइट्रोजन बनता है। देखेंगे कैसे, एकदम सिंपल सी बात याद रखेंगे। जब हम अमोनियम डाइक्रोमेट को गर्म करेंगे तो दिख रहा है कि नाइट्रोजन के यहाँ कितने परमाणु अवेलेबल हैं, संख्या उसकी 2 है, तो दोनों एक दूसरे के साथ आ जाते हैं N2 के रूप में। ठीक है, और ये जो Cr2O7 होता है, यहां से देखेंगे हाइड्रोजन की कुल संख्या आप देख रहे होंगे कितनी है, 4 दूना 8 है ना। तो 8 ऑक्सीजन के लिए कितने 8 हाइड्रोजन के लिए कितने ऑक्सीजन चाहिए, 4 चाहिए ना। एक हाइड्रोजन अपने साथ H2O जब बनता तो 2 हाइड्रोजन अपने साथ एक ऑक्सीजन जोड़ सकता है। तो यहाँ हाइड्रोजन की कुल संख्या 8 है, तो 8 हाइड्रोजन यहाँ से 4 ऑक्सीजन को अपने साथ ले लेते। ठीक है, तो देखेंगे क्या बन जाता, N2 प्लस 8 हाइड्रोजन तो 4 ऑक्सीजन अपने साथ ले लिए तो 4H2O। अब इधर क्या बचा, पहले से देख रहे हैं Cr2 है और यहां से 4 ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ H2O बनाने के लिए चला गया तो 3 ऑक्सीजन इसके पास बच गया, तो ये हो गया क्रोमियम ऑक्साइड। ठीक है, दूसरी विधि आप याद रखेंगे कि अमोनियम डाइक्रोमेट को गर्म करने पर क्या बनता है, नाइट्रोजन बनता है। ठीक है, एक लाइन में आप आसानी से लिख सकते, या आप ऐसे भी लिख सकते कि अमोनियम डाइक्रोमेट को गर्म किया जाता है तो नाइट्रोजन बनता है, साथ में क्रोमियम ऑक्साइड और जल भी बनते हैं, ऐसे भी लिख सकते। ठीक है, तो ये स्टेप आपको याद रखने पड़ते हैं। लिखने के तरीके आपको अपने अपनाने चाहिए, अलग अलग तरीकों से आप लिख सकते। सिंपल सी रिएक्शन होती है, आप करा सकते। सूत्र बनाना सीख के तो रिएक्शन कराना आपके लिए बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अब देखेंगे तीसरी विधि आप याद रखेंगे। देखेंगे यहां देखेंगे जब धातु के एजाइड को गर्म किया जाता है, देखेंगे धातु के बाद अगर धातु के साथ N3 जुड़ा हुआ हो, N3, तो इसको हम लोग क्या पढ़ते, एजाइड। ठीक है, तो यह देखेंगे बेरियम के साथ N3 जुड़ा हुआ है तो बेरियम एजाइड, क्या पढ़ेंगे, बेरियम एजाइड। सोडियम के साथ N3 जुड़ा हुआ है तो सोडियम एजाइड। क्लियर है? तो जब धातु के एजाइड को गर्म किया जाता है, ठीक है, तो कौन सी गैस प्राप्त होती है, नाइट्रोजन गैस प्राप्त होती है। ठीक है, देखेंगे बेरियम एजाइड है, जब इसको आप गर्म करेंगे तो देखिए यहां पर नाइट्रोजन परमाणुओं की कुल संख्या कितनी है, N3, यहां तो 3 है और 2 से जब गुणा करेंगे तो 6, तो यहां पर देखेंगे कितना N2 आपको प्राप्त होगा, नाइट्रोजन परमाणुओं की संख्या 6 है, नाइट्रोजन को आप N2 के रूप में देखते तो 3N2 लिख देंगे कि नहीं। 6 नाइट्रोजन परमाणु मिलकर कितने नाइट्रोजन के अणु देंगे, 3 देंगे ना। तो यहां देख रहे हैं 3 ठो है और यहां 2 से गुणा करेंगे तो 6 नाइट्रोजन परमाणु, तो 3N2 के रूप में यहां मिलेंगे। जब इसको हम गर्म करेंगे तो, और अलग कौन हो जा रहा, सिंपल सा देखेंगे बेरियम। क्लियर है? तो बन गया आसानी से नाइट्रोजन। तो जब धातु के एजाइड को गर्म किया जाता है तो क्या बनता, नाइट्रोजन बनता है। वैसे ही देखेंगे सोडियम एजाइड है, क्या है, सोडियम एजाइड। ठीक है, यहां देखेंगे पहले से ही ऑलरेडी 2 लगा हुआ है। ठीक है, 2 मोल सोडियम एजाइड को जब गर्म किया जाता है, ठीक है, 2 मोल सोडियम एजाइड को जब गर्म किया जाता है तो देखेंगे क्या बनता, नाइट्रोजन बनेगा। यहां भी नाइट्रोजन परमाणुओं की संख्या 6 है। ठीक है, तो 6 रखने पर देखेंगे क्या होगा, ये भी 3N2 के रूप में प्राप्त होगा ना। और कितने सोडियम अलग हो जाएंगे, 2 ठो है, हो जाएंगे ना। तो यहां पर 2 Na आपको
अलग होते हुए मिल जाएगा। ये वाला रिएक्शन ऐसे ही याद रखेंगे, एनसीईआरटी भी ऐसे ही दिया हुआ है, 2 मोल सोडियम एजाइड करके दिया हुआ है, इसलिए हमने भी वैसे ही आपको कराया है। ठीक है, तो 2 मोल सोडियम एजाइड को गर्म किया जा रहा है तो दिख रहा आसानी से नाइट्रोजन गैस प्राप्त हो जा रहा। ठीक है, यहां से क्या दिख रहा आपको, इन परमाणुओं की संख्या 3 होने के चलते इसके आगे 2 लगा दिया गया है। क्लियर है, नहीं तो एक एन आप कहाँ किसके साथ देते, तो सोडियम के साथ, तो सोडियम नाइट्राइड हो जाता, होता ना। तो सोडियम नाइट्राइड बनाने से बढ़िया हमको नाइट्रोजन चाहिए यहाँ से, तो जितने नाइट्रोजन परमाणु हैं उनको ही निकाल लें। तो अगर हम 2 मोल Na3 रखते थे, यानी 2 मोल सोडियम एजाइड रखते थे, तो सारे के सारे नाइट्रोजन परमाणु क्या हो जाते थे, मिलके नाइट्रोजन गैस के रूप में बदल जाते थे। इसलिए यहाँ इसकी संख्या की 2 मोल रखी, 2 मोल ले लिया गया इसका। तो जब 2 मोल सोडियम एजाइड को हम गर्म करेंगे तो दिख रहा कि 3 दूना 6 नाइट्रोजन परमाणु मिलके 3 ठो नाइट्रोजन के अणु बना देंगे, तो 3N2 प्राप्त हो जाएगा हमें, और 2 ठो सोडियम जो बच रहा है यहाँ पे, उन दोनों सोडियम को हम यहाँ से अलग कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से नाइट्रोजन को बनाया जाता है। तो प्रयोगशाला विधि के लिए ये याद रखेंगे, बाकी 2 ठो सिंपल सी विधियां ये आपको याद रखने होंगे। ठीक है, तो उम्मीद है आपको काफी अच्छी तरह से समझ में आया होगा। एक बार आप खुद से भी लिख के घर पर प्रैक्टिस करिए। चीजें रटने से अच्छा है कि आप उसको समझे, गहराई में जाएं। ठीक है, तो और अधिक आपके दिमाग में फिट बैठेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, सब लोग ध्यान देंगे। अब हम बात करते हैं किसकी, नाइट्रोजन के गुण की। ठीक है, तो देखेंगे नाइट्रोजन के भौतिक गुण की बात करें या डाई नाइट्रोजन कहिए आप। ठीक है, तो देखेंगे नाइट्रोजन गैस जो होती है किस तरह की गैस है, तरंगहीन होती है, गंधहीन होती है तथा स्वादहीन होती है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे पहला भौतिक गुण क्या, कि यह जो नाइट्रोजन गैस है क्या होता है, रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन गैस होता है। दूसरा आप देखेंगे तो यह जो क्या होता है, नाइट्रोजन गैस है जल में अघुलनशील होती है। ठीक है, तीसरी देखेंगे यह क्या होती है, नाइट्रोजन गैस जो होती है जहरीली नहीं होती है। ठीक है, इसके अलावा इसका हिमांक जो होता 63.2 केल्विन के आसपास होता है। ठीक है, इसका क्वथनांक भी देखेंगे तो काफी कम होता है। ठीक है, तो ये 4 आप भौतिक गुण याद रखेंगे। रासायनिक गुण की बात करें, ठीक है, तो सबसे पहला रासायनिक गुण आप याद रखेंगे कि नाइट्रोजन जो होता क्या होता, कमरे के ताप पर कम क्रियाशील होता है। हमने उस दिन भी आपको बताया था सामान्य व्यवहार में कि यह कम क्रियाशील होता है। ठीक है, तो नाइट्रोजन को देखेंगे तो आप कमरे के ताप पर भी इसकी क्रियाशीलता क्या होती है, काफी कम होती है। पहला रासायनिक गुण आप ये याद रखेंगे। ठीक है, तो उसको हमने सीधा प्रश्न के रूप में लिख दिया कि नाइट्रोजन कमरे के ताप पर कम क्रियाशील होता है, क्यों। ठीक है, एकदम सिंपल सा प्रश्न है, लेकिन जवाब आपको आने चाहिए। तो आप देखेंगे नाइट्रोजन का सूत्र होता क्या, N2 होता है ना। तो नाइट्रोजन के ये जो 2 अणु होते, सॉरी 2 परमाणु, N2 में कितने नाइट्रोजन के परमाणु हैं, 2। तो ये जो नाइट्रोजन के 2 परमाणु हैं, इन दोनों के बीच N2 में आप देखेंगे तो ये किस तरह से जुड़े रहेंगे, ट्रिपल सहसंयोजी बंधन के साथ। ठीक है, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड बनाएंगे। तो दिख रहा है कि नाइट्रोजन के दोनों परमाणुओं के बीच, ठीक है, क्या दिख रहा है, ट्रिपल सहसंयोजी बंध आपको, यानी त्रियक सहसंयोजी बंध दिख रहा है। ठीक है, तो आप लिखेंगे कि नाइट्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच ट्रिपल सहसंयोजी बंध यानी कि त्रियक सहसंयोजी बंध होता है। और ये जो देखेंगे इनके बंध को तोड़ने के लिए, ये जो ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पर दिख रहा, इसके बंध को तोड़ने के लिए जो एनर्जी देनी होती है वो कितनी होती है, 941.4 किलो जूल मोल इनवर्स, जो कि काफी ज्यादा है। ठीक है, तो देखेंगे नाइट्रोजन के परमाणुओं के बीच त्रियक सहसंयोजी बंध पाया जाता है और इसकी बंध विखंडन ऊर्जा, ठीक है, कितनी होती, तो 941.4 किलो जूल मोल इनवर्स। ठीक है, तो लिखेंगे कि इसकी बंध विखंडन ऊर्जा अत्यधिक उच्च होती है। वहीं ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं 941.4 किलो जूल मोल इनवर्स। ठीक है, इसीलिए नाइट्रोजन कमरे के ताप पर कम क्रियाशील होता है। या आप लिख सकते हैं कि नाइट्रोजन के दोनों परमाणुओं के बीच त्रियक सहसंयोजी बंधन होता है और इसकी उच्च बंध एंथैल्पी होने के कारण यह कमरे के ताप पर कम क्रियाशील होता है। ठीक है, जहां पर आप उच्च बंध एंथैल्पी लिखें या बंध विखंडन ऊर्जा उच्च होती है, वहीं पर आप ब्रैकेट में बंध विखंडन ऊर्जा या उच्च बंध एंथैल्पी के ठीक बगल में ब्रैकेट में ये मान भी दिखा देंगे।
ठीक है, ताकि स्पष्ट हो जाएगा कि कितनी होती है। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि नाइट्रोजन कमरे के ताप पर कम क्रियाशील होता है। क्यों? क्योंकि इसकी जो बंध विखंडन ऊर्जा, इसके जो परमाणुओं के बीच जो आपको ये दिख रहा त्रियक सह संयोजी बंध, इस बंध को तोड़ने के लिए जितनी ऊर्जा चाहिए, यानी कि इसकी बंध विखंडन ऊर्जा जो होती है क्या होती है, काफी ज्यादा होती है। इसी के चलते ये कमरे के ताप पर कम क्रियाशील होता है। और वो कितनी होती है? तो 941.4 किलो जूल मोल इनवर्स। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं और रासायनिक गुण को समझते हैं। अगला रासायनिक गुण देखेंगे। ये जो नाइट्रोजन होता धातु के साथ अभिक्रिया करके क्या करता है? तो धातु के नाइट्राइड बनाते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन जो होते क्या करते हैं? तो धातु के साथ अभिक्रिया करके धातु के नाइट्राइड बनाते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ लिथियम धातु है, नाइट्रोजन से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा? लिथियम का नाइट्राइड। ठीक है, तो लिथियम नाइट्राइड का सूत्र आपको पता है क्या होता? सूत्र बनाना हमने आपको सिखाया है, देखेंगे। Li पर एक प्लस चार्ज होता है, ठीक है, और नाइट्राइड पर -3, तो इसका 3 इधर, इसका +1 जो होगा इसके पास, तो क्या मिलेगा? Li3n। क्लियर है? तो क्या बन गया? लिथियम नाइट्राइड। अब देखेंगे तो हमें पता है कि नाइट्रोजन धातु के साथ अभिक्रिया करके धातु का नाइट्राइड बनाएगा, तो लिथियम नाइट्राइड बनेगा। जब लिथियम और नाइट्रोजन के बीच अभिक्रिया होगी तो लिथियम प्लस नाइट्रोजन लिख देंगे और लिथियम नाइट्राइड का सूत्र लिख देंगे और बैलेंस कर देंगे। तो आप देखेंगे इधर नाइट्रोजन की संख्या 2 है, इधर 1 है। बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना होगा? यहां पर 2 लगाना होगा, और जब यहां पर 2 लगाएंगे तो लिथियम की कुल संख्या कितनी हो जाएगी? 6। इस तरह से आसानी से लिख लीजिए। वो यहां भी देखिए कैल्शियम है, नाइट्रोजन से अभिक्रिया करेगा तो कैल्शियम नाइट्राइड बनेगा, ये तो श्योर है। तो हमें पता है कैल्शियम नाइट्राइड का सूत्र कैसे लिखा जाता है। इस पर +2 होता है और इस पर -3, तो इसका 3 इसके पास, इसका 2 इसके पास, तो क्या हो जाएगा? Ca3 और N2। ये हो गया कैल्शियम नाइट्राइड का सूत्र। बैलेंस कर लीजिए। इधर देख रहे हैं कैल्शियम की संख्या 1 है, इधर 3 है, तो यहां पर जब हम 3 लगाएंगे तो देखेंगे यहां पर जब हमने 3 लगाया तो कैल्शियम भी 3 हो गया, और इधर आप देखेंगे नाइट्रोजन 2 ठो है, इधर भी 2 ठो है, काम हो गया इसका। क्लियर है? आगे चलेंगे। यहां देखिए मैग्नीशियम और नाइट्रोजन है, तो मैग्नीशियम नाइट्रोजन के साथ अभिक्रिया करेगा तो मैग्नीशियम नाइट्राइड बनाएगा। तो आपको पता है मैग्नीशियम नाइट्राइड का सूत्र कैसे लिखेंगे? Mg पर +2 चार्ज होता है, इस पर -3, इसका 3 इधर भेजिए, इसका 2 इधर भेजिए। ठीक है, तो Mg, ये 3 इधर आया तो Mg3, ठीक है, और ये 2 इधर गया तो Mg3n2। इस तरह से आप मैग्नीशियम नाइट्राइड का सूत्र लिख लीजिए फटाफट। अब इसको भी बैलेंस कर दीजिए। इधर देख रहा मैग्नीशियम 1 है, इधर 3 है, तो 3 करने के लिए इधर भी 3 लगा देंगे। ये नाइट्रोजन 2 है, इधर भी 2 है, काम खत्म इसका। ठीक है, तो दिख रहा कितने सिंपल तरीके से इसकी अभिक्रिया जब इसके साथ हो रही, धातु की अभिक्रिया नाइट्रोजन के साथ, तो धातु के नाइट्राइड प्राप्त हो रहे हैं, और कितनी आसानी से आप कर ले रहे हैं। इसी तरह से देखेंगे एल्यूमिनियम और नाइट्रोजन की अभिक्रिया होगी तो क्या बनेगा? एल्यूमिनियम नाइट्राइड। तो आपको पता है इसका सूत्र, नहीं भी पता है तो आसानी से ऐसे लिख लीजिए। Al+3 क्या होता है? Aln होता है एल्यूमिनियम नाइट्राइड का, Al+3 लिखिए, और इधर N आएगा तो इस पे -3 देख रहे हैं, दोनों में कॉमन है, 3 कॉमन है। कॉमन होने के चलते इसके HCF से दोनों में भाग देंगे तो 3 और 3 का HCF हमें 3 ही मिलेगा। तो जब भाग देंगे तो ये भी एक बार में कटेगा, ये भी एक बार में HCF से भाग देने पर, तो इसका 1 इसके पास जाता और इसका 1 इसके पास जाता। ठीक है, तो एल्यूमिनियम नाइट्राइड का सूत्र यहाँ पर क्या प्राप्त होता? Aln। इसीलिए हमने आपको सूत्र बनाना सिखाया था, पूरी चैप्टर आप आसानी से निकाल देंगे। देखेंगे तो एल्यूमिनियम नाइट्राइड बनेगा जब एल्यूमिनियम और किसके बीच? नाइट्रोजन के बीच अभिक्रिया होगी तो। ठीक है, तो एल्यूमिनियम नाइट्राइड का सूत्र हम यहाँ पर लिख देंगे। अब बैलेंस कर लेना है अपना काम। देखेंगे इधर एल्यूमिनियम की संख्या 1 है, इधर भी 1 है, लेकिन इधर नाइट्रोजन की संख्या 2 है और इधर 1 है, तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगाएंगे। तो इधर तो नाइट्रोजन की संख्या 2 हो गई, ठीक है, नाइट्रोजन परमाणु 2 हो गया उधर, लेकिन एल्यूमिनियम भी तो 2 हो गया, उसके लिए हमें यहाँ भी 2 लगा देने होंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा क्या कि नाइट्रोजन की अभिक्रिया जब धातु के साथ हो रही है तो क्या बन रहा है? धातु के नाइट्राइड बन रहे हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका लिथियम नाइट्राइड, कैल्शियम नाइट्राइड, मैग्नीशियम नाइट्राइड, एल्यूमिनियम नाइट्राइड। आसानी से देख रहे हैं धातु के नाइट्राइड मिल जा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप रिएक्शन को कराएंगे। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, चीजों को समझिए और प्रैक्टिस करिए। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही आपके लिए ठीक है।
ठीक है। अब देखेंगे तीसरा, ये एकदम सा सिंपल है। नाइट्रोजन की अभिक्रिया हाइड्रोजन के साथ कराई जाती, ठीक है, Fe उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तो क्या बनता है, अमोनिया का निर्माण होता है। नाइट्रोजन के रासायनिक गुण में ये भी याद रखेंगे, ये आपने कई बार पढ़ा है, हैबर प्रोसेस। नाइट्रोजन N2+3H2 बराबर 2NH3 50 बार हम लोग पढ़ चुके हैं। तो नाइट्रोजन की अभिक्रिया जब हाइड्रोजन के साथ कराई जाएगी आयरन उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तो क्या बनता, अमोनिया बनता। बैलेंस करिए, इधर नाइट्रोजन 2 है तो 2 करने के लिए इधर भी 2 लगाएंगे तो हाइड्रोजन अच्छा हो जाएगा, तो इधर हम क्या लगा देते, 3। सिंपल सा रिएक्शन है। तो तीसरा रासायनिक गुण आप ये याद रखेंगे। आगे चलेंगे तो यहां देखेंगे क्या क्या कह रहा है, नाइट्रोजन है, ठीक है। इसकी अभिक्रिया जब हम ऑक्सीजन के साथ कराएंगे उच्च ताप पर, करीब करीब 2000 केल्विन ताप पर, या यहाँ आप चाहे तो विद्युत चिंगारी भी लिख सकते हैं, ठीक है, कि विद्युत की चिंगारी लगातार प्रवाहित कराई जा रही है इस अभिक्रिया में। तो ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन अभिक्रिया करके आपस में क्या बना लेते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड कहिए या नाइट्रोजन मोनो ऑक्साइड कहिए, NO, ठीक है। और जब बैलेंस करेंगे तो देख रहे हैं इसकी दोनों की संख्या 2 है, तो यहाँ पर 2 लगा देंगे, तो ये क्या बन गया, नाइट्रिक ऑक्साइड या नाइट्रोजन मोनो ऑक्साइड, ठीक है। तो ये कितना नंबर था, 4 नंबर ना। तो ये सिंपल कुछ रिएक्शन है जो कि नाइट्रोजन के रासायनिक गुण से संबंधित है, ठीक है। अब यहाँ पर आप चाहे तो इनको लैंग्वेज के रूप में भी आसानी से लिख देंगे, ठीक है। ये धातु है कि नहीं, ये नाइट्रोजन है कि नहीं, तो धातु की अभिक्रिया नाइट्रोजन के साथ अभिक्रिया कराने पर क्या होता है, धातु नाइट्राइड बनता है, या नाइट्रोजन धातु के साथ अभिक्रिया कर धातु नाइट्राइड बनाता है। इस तरह से लिखिए। यहाँ देखेंगे नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके अमोनिया बनाता है, नाइट्रोजन उच्च ताप पर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है। नीचे रिएक्शन लिख दीजिए। इस तरह से आप अपने तरीके से लिखा करिए, ठीक है। तो ये थे नाइट्रोजन के रासायनिक गुण। उम्मीद है यहां तक आपको क्लियर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग नाइट्रोजन के उपयोग को समझते हैं, देखेंगे। नाइट्रोजन का उपयोग 4-5 उपयोग आपको याद रखने हैं, ठीक है। सबसे पहला उपयोग तो आप याद रखेंगे, जो उच्च तापमापी थर्मामीटर होते हैं उसमें किसका उपयोग किया जाता, तो नाइट्रोजन गैस का, ठीक है। इसके अलावा आप देखेंगे तो नाइट्रोजन युक्त जो औद्योगिक रसायन होते, ठीक है, तो उसमें भी इसका इस्तेमाल होता, यानी कि नाइट्रोजन के साथ क्या होते, किसी पदार्थ की अभिक्रिया कराई जाती है और नाइट्रोजन युक्त औद्योगिक रसायन को तैयार किया जाता है। जैसे आप एक एग्जांपल भी याद रखेंगे, कैल्शियम साइनामाइड। जब कैल्शियम कार्बाइड की अभिक्रिया नाइट्रोजन के साथ, यानी कैल्शियम कार्बाइड और नाइट्रोजन को एक साथ 1000 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म किया जाता है, तो क्या प्राप्त होता है, कैल्शियम साइनामाइड, ठीक है। और ये देखेंगे अलग क्या हो जाता है, कार्बन, और जब इन दोनों को एक साथ लाएंगे तो नाइट्रोलियम के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो इस बात को भी आप याद रखेंगे। तो अब यहाँ पर देखेंगे कि नाइट्रोजन युक्त औद्योगिक रसायनों के निर्माण में किसका उपयोग होता है, तो नाइट्रोजन के, यानी किसी पदार्थ के साथ नाइट्रोजन की अभिक्रिया कराई जाती या उसको गर्म किया जाता उस पदार्थ के साथ, तो क्या बन जाता, नाइट्रोजन युक्त औद्योगिक रसायन। तो ये एग्जाम्पल आपको याद रखने होंगे, ठीक है। ये रिएक्शन याद रहे चाहे न रहे, आप याद रखेंगे कि कैल्शियम साइनामाइड औद्योगिक रसायन के रूप में निर्माण किया जाता, ठीक है। ये एग्जाम्पल NCERT में दिया हुआ, इसलिए आपको याद रखना जरूरी हो जाता है, ठीक है। आगे देखेंगे तीसरा, नाइट्रिक अम्ल के उत्पादन में, या आप लिख सकते हैं अमोनिया के भी उत्पादन में। अभी हम लोग इस टॉपिक के ठीक बाद पढ़ेंगे नाइट्रोजन के यौगिक, तो वहाँ हम अमोनिया और नाइट्रिक अम्ल के ही बारे में पढ़ने वाले हैं, और दोनों से भी महत्वपूर्ण प्रश्न निकलते हैं, उनको भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। चौथा आप याद रखेंगे, रेफ्रिजरेटर में भी इसका प्रयोग किया जाता है प्रशीतक के रूप में, ठीक है। लिक्विड नाइट्रोजन जो होता है उसका इस्तेमाल किया जाता कहाँ, रेफ्रिजरेटर में, ठीक है। पांचवा आपको पता है, विद्युत बल्ब में भी किसका इस्तेमाल किया जाता, नाइट्रोजन का, ठीक है। तो ये 5 उपयोग आप याद रखेंगे, किससे संबंधित, नाइट्रोजन से संबंधित, ठीक है। उम्मीद है आपको काफी अच्छी तरह से यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नाइट्रोजन के यौगिक के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, जो कि कौन कौन सा है, अमोनिया और नाइट्रिक अम्ल। आप लोग खुद से भी पढ़ेंगे ताकि और चीजें आपको अच्छी तरह से स्पष्ट हो, और जितनी बातें हमने आज आपको पढ़ाया इसको आपको हर हाल में प्रैक्टिस करते रहना है, ठीक है। क्योंकि चैप्टर खत्म होते होते, चैप्टर थोड़ा बड़ा है, ठीक है, तो चैप्टर खत्म होते होते पी ब्लॉक आपको इतनी अच्छी तरह से
समझ में आ जाए कि यहाँ से आने वाले कोई प्रश्न नहीं छूटे। सबसे ज़्यादा नंबर का प्रश्न भी इसी चैप्टर से पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, थैंक्स।